हाल ही में एएसआई ने यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एपिग्राफी डिवीजन यानी कि पुरालेख विभाग ने पाकिस्तान से प्राप्त एक मोहर पर अंकित संस्कृत शिलालेख यानी कि संस्कृत में जो इंस्क्रिप्शन है उसको सफलतापूर्वक डिकोड किया है, यानी कि उसको पढ़ा है। अब ये 5वीं शताब्दी ईस्वी का है और ये ब्राह्मी लिपि में है अंकित। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी की ब्राह्मी लिपि में अंकित इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद इससे क्या रहस्य उद्घाटन होता है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके तमाम पक्षों को और यह भी जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस डिकोड से क्या लाभ होने वाला है। तो देखिए, खबर यही है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई पाकिस्तान से इसने एक सील पर, सील यानी कि एक मुहर होती है, छोटी मुहर होती है जिसको सील कहा जाता है, और बेसिकली इसी पर जो अंकित है पुरालेख डिवीजन ने यानी कि एपिग्राफी डिवीजन ने क्या किया है, उसको डिकोड किया है और पढ़ा है और देखा है कि इस पर क्या लिखा है। तो दरअसल इस पर देवदारू वने स्वामी कोटेश्वर लिखा है। क्या लिखा है? देवदारू वने स्वामी कोटेश्वर। इसका मतलब यह हुआ कि देवदारू यानी कि देवदार के जो वृक्ष होते हैं जहां पर, उसका वन है। तो देवदार के वनों में स्वामी कोटेश्वर का मंदिर, जिसका तादात्म्य सीधे सीधे भगवान शिव के मंदिर से लगाया गया है। तो देवदारू के जंगल में स्थित या देवदार के वनों में स्थित कोटेश्वर स्वामी शिव मंदिर से इसका तादात्म्य लगाया गया है। अब एएसआई का यह कहना है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यह कहना है कि स्कंद पुराण में वर्णित भगवान शिव की कथा का सबसे पुराना प्रमाण का शिलालेखी और कलात्मक चित्रण ये है, इसको कहा जा सकता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब 5वीं शताब्दी ईस्वी यानी कि 1500 से 1600 साल पुरानी इसकी प्राचीनता है और इस सील पर उत्कीर्ण है, यानी कि सील का मतलब छोटी मुहर होता है, छोटी मुहर जिस पर कि नाम, मंदिर और स्वामी का उल्लेख है। अब ये बेसिकली प्राचीन समय में आप देखेंगे तो कोई मंदिर होता था, राजा होता था या व्यापारी होते थे, इस तरह के इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऐसी मुहरें या ऐसी सील इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले अगर देखें तो आप वर्ष 2024 में गिलगित में संस्कृत शिलालेख एक और डिकोड किया गया था और उसके 5 महीने पहले ही अगर आप देखेंगे तो पेशावर में 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक शिलालेख और डिकोड किया गया जो कि शारदा लिपि में लिखा था। शारदा लिपि आपको बता दें कि कश्मीर बेसिकली और उत्तर पश्चिमी भारत में 9वीं शताब्दी में ये प्रचलित लिपि थी, 9वीं से 14वीं शताब्दी तक। तो यहां पर जिस लिपि की चर्चा हो रही है वो है ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि में ही इसमें देवदारू वने स्वामी कोटेश्वर लिखा है, इसी को डिकोड किया है एएसआई ने, जिसके आधार पर यह बताया गया है कि स्कंद पुराण में वर्णित भगवान शिव की कथा का सबसे पुराना प्रमाण इसको कहा जा सकता है, जिसमें कि शिलालेखी और कलात्मक चित्रण देखने को मिल रहा है। तो आइए जरा सा एक नजर डालते हैं ब्राह्मी लिपि के विषय में भी। देखिए, जब ब्राह्मी लिपि की चर्चा हो रही है तो ब्राह्मी लिपि बेसिकली इसको कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसमें एक नाम है पिनमैन, याद रखिएगा, पिनमैन लिपि भी इसको कहा जाता है, और साथ साथ इसको स्टिक फिगर लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टिक फिगर लिपि। अब ये दोनों नाम इसके क्यों पड़े हैं? तो इसके अक्षरों के आकार के आधार पर पिनमैन और स्टिक फिगर लिपि के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ साथ आपको बता दें कि इसको अबुगिडा भाषा, ये भी याद रखिएगा, इसको अबुगिडा भाषा भी कहते हैं। अबुगिडा, इसकी जो लैंग्वेज है उसको अबुगिडा भाषा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो अबुगिडा भाषा का मतलब क्या होता है? तो ये इसका मतलब होता है कि इसका प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक लेटर इसका एक व्यंजन का प्रतिनिधित्व करता है, और जो स्वर होते हैं वो अनिवार्य चिन्हों के साथ इसमें लिखे जाते हैं, जिसको कि संस्कृत में मात्राएं कहते हैं। अब सिंधु लिपि के बाद, अगर इंडस वैली की जो लिपि है उसके बाद अगर देखा जाए तो सिंधु लिपि के बाद भारत में विकसित सबसे प्राचीन लेखन प्रणाली के तौर पर ब्राह्मी लिपि को जाना जाता है। और आधुनिक भारतीय जो भी लिपियां आप देखते हैं वो दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया में जो अनेक लिपियां हैं उसके लिए उसकी पूर्वज लिपि के तौर पर, यानी कि इसी लिपि से उसकी उत्पत्ति हुई है, इन सारी लिपियों को जो कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में आपको देखने को मिलती हैं। तो सैकड़ों लिपियों की पूर्वज लिपि के तौर पे भी ब्राह्मी लिपि जानी जाती है। आप देखेंगे कि ब्राह्मी से ही उत्तरी ब्राह्मी, फिर उसके बाद गुप्त लिपि, गुप्त से ही सिद्धम लिपि 6ठी शताब्दी ईस्वी में, सिद्धम के बाद शारदा लिपि जो कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में, इसके बाद नागरी लिपि जो कि 10वीं शताब्दी ईस्वी में, सब इससे ही उद्गम सबका हुआ है। तो अब सबसे पुराने ज्ञात ब्राह्मी शिलालेखों की जब बात होती है तो किसका नाम आता है? तो नाम आता है अशोक का। अशोक कौन थे? तो प्रसिद्ध सम्राट थे, मौर्य वंश के तीसरे, मगध के। तो यहां पर अशोक के शिलालेखों में हमको ब्राह्मी लिपि वहां पर चर्चा में दिखाई देती है। आप जानते हैं कि सम्राट अशोक जो थे, आमतौर पर इस लिपि के बारे में एक और चीज जानिए कि बाएं से दाएं साइड में यह लिपि लिखी जाती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट इस लिपि को लिखा जाता है। तो अशोक के जो शिलालेख थे उस पर ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया था? तो 1837 में यह काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने, 1837 में
किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और आपको बता दें कि इस लिपि के अगर आप बात करें तो जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख, जैसा कि आप जानते हैं कि इनके अभिलेख हड़प्पा के बाद अगर आप देखेंगे तो भारत में पहले लिखित अभिलेखों के तौर पर इनको जाना जाता है, जिसमें कि अशोक के 14 वृहद शिलालेख आपको सबसे पहले दिखाई देंगे। ठीक, इसके बाद आपको लघु शिलालेख भी दिखाई देंगे और साथ साथ आपको स्तंभ लेख भी दिखाई देंगे। तो ये अलग अलग रूपों में आपको दिखाई देते हैं, जिसमें कि आपको बृहद शिलालेखों की बात करें तो 14 इनकी संख्या है, 7 स्तंभ लेख दिखाई देते हैं और कुछ लघु शिलालेख आपको दिखाई देते हैं, जिसमें क्या वर्णन होता है? तो इनके समय का विशेष तौर पर अगर देखें तो इन पे धम्म नीति का जो है मुख्य तौर पर यहां पर प्रचार का एक माध्यम भी था। ये जितने भी आपको स्तंभ लेख दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आपको ये शिलालेख दिखाई दे रहे हैं, इन शिलालेखों पर धम्म नीति जो है उसका प्रचार किया जाता था और साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक मामलों को दर्ज भी इन पर किया जाता था। और यही नहीं, इस लिपि में अगर ब्राह्मी के अलावा देखें अशोक के समय तो आपको खरोष्टी और आरामाइक लिपि, आरामाइक और ग्रीक लिपि भी दिखाई देती है, लेकिन ब्राह्मी की प्रधानता थी। विशाल साम्राज्य की सीमाओं का पता भी लगता था, जिस जिस जगह पर ये स्तंभ लेख या शिलालेख पाए जाते थे, इसका मतलब ये था कि उस जगह तक इस साम्राज्य की सीमाएं हैं, क्योंकि उस साम्राज्य का जो आदेश है, अगर उस जगह पर वो आदेश अंकित है, इसका मतलब कि वो जगह उस शासन के अंतर्गत शासित रही होगी, इसका यह भी मतलब होता है। इसके अलावा एक बहुत प्रचलित सवाल पूछा जाता है अक्सर आपको परीक्षाओं में कि ब्राह्मी लिपि को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि को धम्म लिपि के नाम से भी जानते हैं। और अशोक के 4 ऐसे आपको दिखाई देंगे जो शिलालेख हैं, उसमें विशेष तौर पर जो मस्की है, गुर्जरा है, नेत्तूर है और उदयगोलम है। यहां पर अशोक के नाम देवानाम्पिय का उल्लेख भी मिलता है। अब ये आपको जितने भी अशोक के शिलालेख दिखाई देते हैं, जिसमें बृहद शिलालेख जिनकी संख्या 14 है, स्तंभ लेख जिनकी संख्या क्या है? 7 है, और लघु शिलालेख जिसमें कि कई शिलालेख आपको दिखाई देते हैं। बेसिकली ये साम्राज्य की शासन, प्रशासन और वहां की सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति का वर्णन भी करते हैं और यह भी बताते हैं कि किसी राज्य की सीमाएं कितनी हैं। अब इसमें ब्राह्मी की प्रधानता है, इसलिए यहां पर अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में ब्राह्मी की चर्चा होती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण पहलू पर। देखिए यहां पर एएसआई का रोल था। एएसआई क्या है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इसको भी याद रखेंगे कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एएसआई की स्थापना की थी और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत फिलहाल ये आता है। और जो भी मूर्त विरासत है, यानी कि जो दिखाई दे रही है सामने, जिसको स्पर्श आप कर सकते हैं, उसको मूर्त विरासत कहा जाता है। उसको उसके पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण का काम कौन करता है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, जो कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद इसको वैधानिक निकाय बनाया गया, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत। और साथ साथ एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रीजर एक्ट 1972 जो है, उसको भी ये रेगुलेट करने का काम करता है, यानी कि पुरातत्व जो वस्तु और कला खजाना अधिनियम है, उसके माध्यम से भी इसको रेगुलेट करता है। तो इसका मतलब कि भारत में पुरातत्व से संबंधित जो भी मामले हैं वो किसके द्वारा देखे जाते हैं? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा देखे जाते हैं। और इसीलिए हाल ही में इस मुहर के बारे में जो रहस्य उद्घाटन किया गया है, जिसकी प्राचीनता आपको कब तक बताई गई है? तो इसकी प्राचीनता आपको बताई जा रही है 1500 से 1600 साल पुरानी। इस रोल से पहले 2024 गिलगित की बात कर लें, चाहे 5 महीने उसके पहले पेशावर की बात कर लें, ये सभी में रोल किसका है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं कम समय में बेहतर तरीके से, तो हमारे इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से 14 महीने में यूपीएससी की प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक आपकी संपूर्ण तैयारी होती है। इस कोर्स की खास बात यह है कि 2 साल के करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया जाता है। 18 टेस्ट के माध्यम से आपको अपनी तैयारी को परखने का मौका मिलता है। और साथ साथ आपको बता दें, इसकी फीस जो है वो 34,999 है, लेकिन आपको इस फीस में अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ मिलता है अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा? तो आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते, डायरेक्ट इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। या आप अगर दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो इस कोर्स को सर्च करेंगे, वहां फीचर्स को देखिए, आपको लगता है आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको परचेज करते समय कूपन कोड का इस्तेमाल करने से आपको अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा भी अगर आपके मन में डाउट है तो हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर आप कॉल करके विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए अब अंत में चलते हैं। हमारी आखिरी परिपाटी होती है अभ्यास प्रश्न की, इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। प्रश्न है कि एएसआई द्वारा हाल ही में डिकोड किया गया 5वीं शताब्दी का संस्कृत शिलालेख पर अंकित पाठ क्या है? स्वामी महेश्वर, देवदारू वने स्वामी कोटेश्वर, पुष्प सिंह लिंग स्थापित बुद्ध धारणी। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमें प्रोत्साहित करता है और बेहतर करने के लिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां भी उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।